हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी एन साइंस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस 1 स्टैंडर्ड चैप्टर 10 स्पेस मिशंस की एक्सरसाइज सॉल्यूशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 हियर। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजनिंग। अगर अर्थ की सरफेस से एक सैटेलाइट के ऑर्बिट की हाइट बढ़ा दी जाए तो सैटेलाइट की टैंजेंशियल वेलोसिटी विल आंसर इस ब्लैंक में आएगा डिक्रीज यानी कम हो जाएगी। द कंप्लीट स्टेटमेंट इज अगर अर्थ की सरफेस से एक सैटेलाइट के ऑर्बिट की हाइट बढ़ा दी जाए तो सैटेलाइट की टैंजेंशियल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन विद रीजनिंग। चलिए इसके पीछे का रीजन समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। जब एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूमता है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ खींचती है। यही फोर्स सैटेलाइट को ऑर्बिट में बने रहने के लिए जरूरी सेंट्रिपिटल फोर्स देती है। जैसे जैसे सैटेलाइट की हाइट बढ़ती है वो अर्थ से दूर जाता है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर हो जाती है। बैलेंसिंग स्पीड। एक स्टेबल ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में एक बैलेंस होना जरूरी है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर होती है ऊंचे ऑर्बिट्स में तो उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कम टैंजेंशियल वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। अगर ऊंचे ऑर्बिट में सैटेलाइट की स्पीड कम नहीं होगी तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से निकलकर स्पेस में चला जाएगा। इसलिए हाइट बढ़ने पर सैटेलाइट की स्पीड धीमी हो जाती है। फॉर्मूला से प्रूफ। टैंजेंशियल या क्रिटिकल वेलोसिटी vc का फॉर्मूला है v = √gm/r। इस फॉर्मूला में h यानी हाइट डिनोमिनेटर में है। मैथ्स के रूल के हिसाब से जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है तो प्योर फ्रैक्शन की वैल्यू घट जाती है। इसलिए जैसे ही h बढ़ेगा वेलोसिटी vc कम हो जाएगी। क्वेश्चन 1b, fill in the blank and explain the statement with reasoning। मंगलयान की इनिशियल वेलोसिटी लॉन्चिंग के दौरान अर्थ के डैश से ज्यादा होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर दैन डैश ऑफ द अर्थ। आंसर इस ब्लैंक में आएगा एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ यानी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी। द कंप्लीट स्टेटमेंट इज मंगलयान की इनिशियल वेलोसिटी लॉन्चिंग के दौरान अर्थ के एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन विद रीजनिंग। चलिए इसके पीछे का रीजन समझते हैं। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम स्पीड है जो किसी ऑब्जेक्ट को चाहिए होती है ताकि वो किसी प्लैनेट जैसे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल खिंचाव को हमेशा के लिए पार कर सके और वापस लौट कर ना आए। एनालॉजी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप एक बॉल को ऊपर हवा में फेंकते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी उसे वापस नीचे खींच लेती है। अगर आप उसे और ज्यादा ताकत से फेंकेंगे तो वो और ऊपर जाकर नीचे आएगी। एस्केप वेलोसिटी वो मैजिकल स्पीड है जिस पर अगर आप उस बॉल को फेंक दें तो वो इतनी तेजी से ऊपर जाएगी कि अर्थ का ग्रेविटी उसे वापस खींच ही नहीं पाएगा और वो हमेशा के लिए स्पेस में चली जाएगी। मंगलयान का मिशन। मंगलयान का मिशन मार्स ग्रह प्लैनेट तक जाना था। इसका मतलब उसे अर्थ के ऑर्बिट में नहीं घूमना था बल्कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से पूरी तरह बाहर निकलकर एक लंबे सफर पर जाना था। इसलिए लॉन्च के समय मंगलयान को इतनी स्पीड देनी जरूरी थी जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी जो लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है से ज्यादा हो। ऐसा करने पर ही वो अर्थ की ग्रेविटी की पकड़ को तोड़कर मार्स की तरफ अपना सफर शुरू कर सकता था। क्वेश्चन 2, बताइए कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स और रीजन भी दीजिए। स्टेटमेंट अ, अगर एक स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है तो उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। आंसर ये स्टेटमेंट फॉल्स गलत है, कटा। रीजन एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम स्पीड है जो अर्थ की ग्रेविटी को हमेशा के लिए पार करने के लिए जरूरी है।
अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड एस्केप वेलोसिटी से कम होगी तो अर्थ की ग्रेविटी उसे वापस खींच लेगी। इसलिए ग्रेविटी से आजाद होने के लिए वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। स्टेटमेंट ब, मून पर एस्केप वेलोसिटी अर्थ के मुकाबले कम है। आंसर, ये स्टेटमेंट ट्रू, सही है, करेक्ट। रीजन, मून का मास और साइज अर्थ से बहुत कम है, इसलिए मून की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ 1/6 हिस्सा है। जब ग्रेविटेशनल पुल ही कमजोर है तो उसे हमेशा के लिए पार करने के लिए जरूरी स्पीड एस्केप वेलोसिटी भी कम होगी। स्टेटमेंट स, एक सैटेलाइट को एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमने के लिए एक स्पेसिफिक वेलोसिटी की जरूरत होती है। आंसर, ये स्टेटमेंट ट्रू, सही है, करेक्ट। किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसे क्रिटिकल वेलोसिटी (वीसी) कहते हैं, उसके ऑर्बिट की हाइट h पर डिपेंड करती है। हर ऑर्बिट की एक फिक्स हाइट होती है। उस फिक्स हाइट पर बने रहने के लिए सैटेलाइट को एक बिल्कुल एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से ही घूमना पड़ता है, न उससे तेज न उससे धीमा। स्टेटमेंट ड, अगर एक सैटेलाइट के ऑर्बिट की हाइट बढ़ती है तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़नी चाहिए। आंसर, ये स्टेटमेंट फॉल्स, गलत है, कटा। रीजन, जब सैटेलाइट की हाइट बढ़ती है तो वो अर्थ से दूर जाता है और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उस पर कमजोर हो जाता है। इस कमजोर पुल को बैलेंस करने के लिए सैटेलाइट को धीमा घूमना पड़ता है। इसलिए हाइट बढ़ने पर उसकी जरूरी ऑर्बिटल वेलोसिटी घटती, डिक्रीजेस है, बढ़ती नहीं है। क्वेश्चन 3A, आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसे कहते हैं और उनके काम, फंक्शंस के आधार पर उन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाता है? आंसर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंसान का बनाया हुआ एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ या किसी और प्लैनेट के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता रहता है। ये सैटेलाइट्स सोलर एनर्जी पर काम करते हैं, इसलिए इनके दोनों तरफ पंख, विंग्स जैसे दिखने वाले सोलर पैनल्स लगे होते हैं। इनमें ट्रांसमीटर्स जैसे जरूरी इक्विपमेंट भी लगे होते हैं, जिनकी मदद से ये अर्थ और दूसरे सैटेलाइट्स के बीच सिग्नल्स भेजते और रिसीव करते हैं। सैटेलाइट्स के टाइप्स, उनके काम के आधार पर। सैटेलाइट्स को उनके काम के आधार पर अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। कुछ मुख्य टाइप्स ये हैं। वेदर सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स मौसम की जानकारी जैसे टेम्परेचर, हवा का दबाव, एयर प्रेशर, हवा की दिशा और बादलों की स्थिति को रिकॉर्ड करते हैं। इसी इंफॉर्मेशन से मौसम का अनुमान, वेदर फोरकास्ट लगाया जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इनकी मदद से हम मोबाइल फोन्स और इंटरनेट के जरिए दुनिया में कहीं भी कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ईमेल, वॉइसमेल और वीडियो कॉल्स इन्हीं की वजह से पॉसिबल हैं। ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स टीवी और रेडियो के प्रोग्राम्स जैसे लाइव न्यूज़, स्पोर्ट्स और इवेंट्स को दुनिया भर में टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट करते हैं। नेविगेशनल सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स जमीन, पानी और हवा में ट्रांसपोर्टेशन जैसे शिप्स और एयरप्लेन्स को रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। ये हमें लाइव मैप्स और रियल टाइम ट्रैफिक की जानकारी देते हैं। जीपीएस इसका सबसे आम एग्जाम्पल है। मिलिट्री सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स देशों की सुरक्षा, सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये बॉर्डर्स पर नजर रखते हैं, दुश्मन देशों की गतिविधियों, मूवमेंट्स को मॉनिटर करते हैं और जरूरत पड़ने पर मिसाइल्स को इफेक्टिवली गाइड करने में भी मदद करते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स अर्थ को लगातार ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में रियल टाइम जानकारी भेजते हैं। इससे हमें नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, उनके मैनेजमेंट और प्राकृतिक घटनाओं, नेचुरल फिनोमेना के बारे में पता चलता है। अदर स्पेशल सैटेलाइट्स, इनके अलावा कुछ खास काम के लिए भी सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे एड्यूसैट। इंडिया का ये सैटेलाइट एजुकेशन के लिए लॉन्च किया गया था। कार्टोसैट, ये सैटेलाइट सर्वे और मैप बनाने के काम आता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS), ये स्पेस में रिसर्च और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए बनाए गए हैं। क्वेश्चन 3B, सैटेलाइट का ऑर्बिट किसे कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स को किस आधार पर और कैसे क्लासिफाई किया जाता है? आंसर,
ऑर्बिट क्या है? एक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ जिस खास रास्ते पर्टिकुलर पाथ पर चक्कर लगाता है, उसी रास्ते को उसका ऑर्बिट कहते हैं। अलग-अलग सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड अलग-अलग ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ऑर्बिट्स का क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स को मुख्य रूप से 3 आधारों बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। हाइट, ऊंचाई, ऑर्बिट की अर्थ की सतह से ऊंचाई कितनी है। शेप, आकार, ऑर्बिट का आकार कैसा है, यानी वो सर्कुलर, गोल या इलिप्टिकल। एंगल, ऑर्बिट अर्थ के इक्वेटर के पैरेलल है या उसके साथ कोई खास एंगल बनाता है। हाइट के आधार पर क्लासिफिकेशन। हाइट के आधार पर ऑर्बिट्स को आमतौर पर इन 3 टाइप्स में बांटा जाता है। ए, हाई अर्थ ऑर्बिट्स HEO, ये वो ऑर्बिट्स हैं जिनकी ऊंचाई अर्थ की सतह से 35,780 किलोमीटर या उससे ज्यादा होती है। बी, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स, इन ऑर्बिट्स की ऊंचाई 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर के बीच होती है। सी, लो अर्थ ऑर्बिट्स LEO, ये ऑर्बिट्स अर्थ के सबसे करीब होते हैं और इनकी ऊंचाई 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच होती है। क्वेश्चन 3C, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स पोलर रीजन्स, ध्रुवीय क्षेत्रों की स्टडी के लिए उपयोगी, यूजफुल क्यों नहीं हैं? आंसर, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स पोलर रीजन्स की स्टडी के लिए इसलिए यूजफुल नहीं है क्योंकि वो हमेशा अर्थ के इक्वेटर, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर एक फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं। एक्सप्लेनेशन। फिक्स्ड पोजीशन। एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट अर्थ से लगभग 35,780 किलोमीटर ऊपर ठीक इक्वेटर के पैरेलल होता है। ये अर्थ के साथ साथ ही घूमता है, जिस वजह से जमीन से देखने पर हमेशा आसमान में एक ही जगह पर टिका हुआ दिखता है। लिमिटेड व्यू। क्योंकि ये सैटेलाइट्स इक्वेटर के ऊपर फिक्स होते हैं, इसलिए वो अर्थ के बीच के हिस्से को तो बहुत अच्छे से कवर करते हैं, लेकिन अर्थ के पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल को ठीक से नहीं देख पाते। उनकी नज़र पोल्स तक या तो पहुंचती ही नहीं या बहुत ही तिरछे एक्सट्रीम एंगल से पहुंचती है, जिससे साफ और डिटेल्ड इमेजेस लेना नामुमकिन हो जाता है। एनालॉजी। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक फुटबॉल के ठीक सामने खड़े हैं। आपको अपने सामने का हिस्सा बिल्कुल साफ दिखेगा, लेकिन आप फुटबॉल के एकदम ऊपर या नीचे क्या है ये साफ नहीं देख सकते। पोल्स को साफ देखने के लिए ऐसे सैटेलाइट की जरूरत होती है जो पोल्स के ऊपर से गुजरें, ना कि उनसे दूर इक्वेटर पर स्थित हो। इसी वजह से पोलर रीजन्स की स्टडी के लिए पोलर सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो नॉर्थ से साउथ पोल की दिशा में घूमते हैं। क्वेश्चन 3D, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स किसे कहते हैं? इसरो द्वारा डेवलप किए गए एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को स्कीमेटिक डायग्राम की मदद से समझाइए। आंसर, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और उसका प्रिंसिपल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, जिन्हें आम भाषा में रॉकेट्स कहते हैं, वो स्पेशल गाड़ियां हैं जिनका इस्तेमाल सैटेलाइट्स को उनके एकदम ठीक स्पेसिफिक ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इनकी फंक्शनिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर आधारित है। लॉन्च व्हीकल में एक खास तरह का फ्यूल जलाया जाता है। इस फ्यूल के जलने से बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाली गैस बनती है। जब ये गैस तेजी से रॉकेट के पीछे लगे नोजल से नीचे की तरफ निकलती है, ये हुआ एक्शन, तो उसके रिएक्शन के रूप में एक जबरदस्त धक्का, जिसे थ्रस्ट कहते हैं, ऊपर की तरफ लगता है। ये हुआ रिएक्शन। यही थ्रस्ट रॉकेट को स्पेस में ले जाता है। मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल की जरूरत। लॉन्च व्हीकल के टोटल वजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ उसका फ्यूल होता है। शुरू से आखिर तक इतना सारा वजन कैरी करना बहुत मुश्किल और इनएफिशिएंट है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉन्च व्हीकल्स को एक से ज्यादा स्टेजेस, हिस्सों में बनाया जाता है। इससे लॉन्च के बाद स्टेप बाय स्टेप व्हीकल का वजन कम किया जा सकता है, जिससे वो ज्यादा स्पीड हासिल कर पाए। एग्जाम्पल, इसरो का PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो का PSLV एक मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल है। इसकी वर्किंग को हम इस तरह समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेज,
लॉन्च के लिए सबसे पहले पहली स्टेज का फ्यूल और इंजन यूज होता है। ये पूरे रॉकेट को एक खास ऊंचाई और स्पीड तक ले जाता है। डिटैचमेंट, जब पहली स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो खाली टैंक और इंजन रॉकेट से अलग होकर नीचे समुद्र या किसी गैर आबादी इलाके में गिर जाते हैं। सेकेंड स्टेज, अब रॉकेट का वजन बहुत कम हो चुका है। इसके बाद दूसरी स्टेज का इंजन शुरू होता है। क्योंकि अब रॉकेट हल्का हो चुका है, इसलिए वो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। इसी तरह जरूरत के हिसाब से अलग-अलग स्टेजेस का इस्तेमाल करके सैटेलाइट को उसके एकदम ठीक ऑर्बिट तक पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन 3E, एक से ज्यादा स्टेज वाले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल करना फायदेमंद क्यों है? आंसर, एक से ज्यादा स्टेज वाले लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है और इसका सबसे बड़ा कारण लॉन्च व्हीकल के वजन वेट को कम करना है। फ्यूल का वजन, एक रॉकेट के टोटल वजन का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ उसका फ्यूल होता है। लॉन्च के शुरू में रॉकेट को न सिर्फ सैटेलाइट का बल्कि अपने खुद के भारी फ्यूल टैंक्स का वजन भी उठाना पड़ता है, जिससे उसे ऊपर उठने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। वजन कम करने की तरकीब, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉन्च व्हीकल्स को एक से ज्यादा स्टेजेस हिस्सों में बनाया जाता है। हर स्टेज का अपना फ्यूल टैंक और इंजन होता है। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज का फ्यूल इस्तेमाल होता है। जैसे ही इस स्टेज का फ्यूल खत्म होता है, वो पूरा खाली हिस्सा रॉकेट से अलग डिटैच हो जाता है और नीचे गिर जाता है। ज्यादा स्पीड का फायदा, स्टेज के अलग होते ही रॉकेट का वजन अचानक से बहुत कम हो जाता है। इसके बाद जब अगले स्टेज का इंजन शुरू होता है तो वो इस हल्के रॉकेट को पहले से कहीं ज्यादा स्पीड, वेलोसिटी दे पाता है। एनालॉजी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक भारी बैकपैक पहनकर दौड़ रहे हों और फिर दौड़ते दौड़ते उस बैकपैक को फेंक दें। बैकपैक फेंकते ही आप अचानक से और तेज दौड़ने लगेंगे। इसी तरह हर स्टेज के अलग होने पर रॉकेट हल्का और तेज होता जाता है। ये तरकीब उसे जरूरी एस्केप वेलोसिटी तक पहुंचने में मदद करती है, जिससे सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में सफलतापूर्वक सक्सेसफुली लॉन्च किया जा सकता है। क्वेश्चन 4, दिए गए टेबल को कंप्लीट कीजिए। आंसर, चलिए इस टेबल को कंप्लीट करते हैं और हर रो को समझते हैं। ये टेबल इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट सैटेलाइट सीरीज, उनके काम और उनके टाइप के बारे में है। रो 1, सैटेलाइट नेम IRNS, फंक्शन काम, इसका काम है अर्थ की सरफेस पर किसी भी जगह की एकदम ठीक प्रिसाइज लोकेशन पता करना, उसके लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की मदद से। टाइप ऑफ सैटेलाइट, इसलिए इसका टाइप है नेविगेशनल सैटेलाइट। एक्स्ट्रा इन्फो, IRNS का पूरा नाम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसे अब नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन के नाम से भी जाना जाता है। रो 2, सैटेलाइट नेम, इस काम के लिए जो इंडियन सैटेलाइट सीरीज इस्तेमाल होती हैं वो है INSAT और GSAT। फंक्शन काम, वेदर स्टडी एंड प्रिडिक्शन, यानी मौसम का अध्ययन और उसकी भविष्यवाणी करना। टाइप ऑफ सैटेलाइट, इसलिए इसका सैटेलाइट टाइप है वेदर सैटेलाइट। एक्स्ट्रा इन्फो, INSAT का मतलब है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम और GSAT का मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। रो 3, सैटेलाइट नेम, इस काम के लिए जो इंडियन सैटेलाइट सीरीज है वो है IRS। फंक्शन काम, इसका काम है जमीन के ऊपर की चीजों की स्टडी करना, जैसे जंगलों, फॉरेस्ट्स, रेगिस्तानों और समुद्रों की निगरानी करना और नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना। टाइप ऑफ सैटेलाइट, अर्थ्स ऑब्जर्वेशन। एक्स्ट्रा इन्फो, IRS का मतलब है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। कंप्लीटेड टेबल, हियर इज द फाइनल कंप्लीटेड टेबल। क्वेश्चन 5A, अगर एक प्लैनेट का मास अर्थ के मास का 8 गुना है और उसका रेडियस अर्थ के रेडियस का दुगना है, तो उस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? आंसर, उस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी 22.4 किलोमीटर पर सेकंड होगी।
चलिए इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। दी गई जानकारी यानी गिवन इंफॉर्मेशन। हमें प्रॉब्लम में दिया गया है प्लैनेट का मास यानी mp बराबर है 8 मल्टीप्लाइड बाय अर्थ के मास यानी me के। प्लैनेट का रेडियस यानी rp बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाय अर्थ के रेडियस यानी re के। हमें ये भी पता है कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी यानी ve लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। फॉर्मूला। एस्केप वेलोसिटी निकालने का जनरल फॉर्मूला है ve बराबर है अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R। कैलकुलेशन। सबसे पहले हम ये फॉर्मूला नए प्लैनेट के लिए लिखेंगे। VEP बराबर है अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल G MP डिवाइडेड बाय RP। अब इस फॉर्मूला में हम MP और RP की जगह उनकी वैल्यूज अर्थ के कंपैरिजन में रखेंगे। VEP बराबर है अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय 8ME पूरा डिवाइडेड बाय 2RE। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर 8 है और नीचे 2 है जो कैंसिल होकर 4 बन जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी VEP बराबर है अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 कैपिटल G MP डिवाइडेड बाय RE। इस इक्वेशन में अंडर रूट ऑफ 2 कैपिटल G MP डिवाइडेड बाय RE वाला हिस्सा अर्थ की एस्केप वेलोसिटी यानी VE का ही फॉर्मूला है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो हम लिख सकते हैं VEP बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाय VE। अब हम अर्थ की एस्केप वेलोसिटी VE की वैल्यू यानी 11.2 यहाँ रखेंगे। VEP बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 11.2। नतीजा यानी फाइनल आंसर। इसे कैलकुलेट करने पर फाइनल आंसर आता है 22.4। इसलिए उस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी 22.4 किलोमीटर पर सेकंड होगी। क्वेश्चन 5B। एक सैटेलाइट अर्थ की सतह से 35,780 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में है। अगर अर्थ का मास उसके ओरिजिनल मास का 4 गुना यानी 4 टाइम्स हो जाए तो सैटेलाइट को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? आंसर। सैटेलाइट को अपना ऑर्बिट पूरा करने में लगभग 12 घंटे यानी 12 आवर्स लगेंगे। चलिए इसके पीछे की कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जरूरी जानकारी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 35,780 किलोमीटर की हाइट पर घूमने वाला सैटेलाइट एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होता है। इसका मतलब अर्थ के ओरिजिनल मास के साथ इसका टाइम पीरियड यानी एक चक्कर पूरा करने का समय 24 आवर्स होता है। दूसरी जरूरी बात यह है कि किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी उसके नीचे के प्लैनेट पर डिपेंड करती है। कैलकुलेशन। वेलोसिटी पर असर। सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है v बराबर है अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r। अगर अर्थ का मास 4 गुना यानी 4 टाइम्स हो जाएगा तो नई वेलोसिटी vn पहले से दुगनी यानी 2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला में 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। टाइम पीरियड पर असर। सैटेलाइट का टाइम पीरियड उसकी वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर सैटेलाइट की स्पीड बढ़ेगी तो चक्कर पूरा करने का समय कम होगा। क्योंकि नई वेलोसिटी दुगनी हो गई है तो नया टाइम पीरियड आधा हो जाएगा। फाइनल कैलकुलेशन। हम जानते हैं कि ओरिजिनल टाइम पीरियड 24 आवर्स था, इसलिए नया टाइम पीरियड उसका आधा होगा यानी 24 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 12 आवर्स है। नतीजा फाइनल आंसर। इसलिए अगर अर्थ का मास 4 गुना हो जाए तो सैटेलाइट की स्पीड डबल हो जाएगी और उसे अपना ऑर्बिट पूरा करने में पहले से आधा समय यानी लगभग 12 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन 5C। अगर एक सैटेलाइट को अर्थ का एक चक्कर पूरा करने में t सेकेंड्स लगते हैं और उसकी हाइट h1 मीटर है, तो उस सैटेलाइट की हाइट क्या होगी जिसे एक चक्कर पूरा करने में 2√2t सेकेंड्स लगते हैं? आंसर। दूसरे सैटेलाइट की हाइट कैपिटल R प्लस 2h1 होगी। चलिए इसके पीछे की कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
जरूरी नियम, गवर्निंग प्रिंसिपल। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम केपलर्स थर्ड लॉ का इस्तेमाल करेंगे। ये लॉ कहता है कि किसी भी सैटेलाइट के टाइम पीरियड का स्क्वायर उसके ऑर्बिट के रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सीधे शब्दों में टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट यानी के रहता है। यहाँ टी टाइम पीरियड है और आर ऑर्बिट का रेडियस है, जो कि अर्थ के रेडियस आर और सैटेलाइट की हाइट एच का जोड़ होता है। कैलकुलेशन कैल। पहले सैटेलाइट के लिए इसका टाइम t है और हाइट h1 है, तो इसके लिए केपलर्स लॉ होगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस h1 का क्यूब बराबर है k। दूसरे सैटेलाइट के लिए इसका टाइम 2√2t है और हाइट h2 है। जब हम 2√2t का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 8t स्क्वायर, तो इसके लिए केपलर्स लॉ होगा 8t स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस h2 का क्यूब बराबर है k। दोनों को कंपेयर करने पर, क्योंकि दोनों केसेस में k की वैल्यू सेम है, हम दोनों इक्वेशंस को बराबर रख सकते हैं। t स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस h1 का क्यूब बराबर है 8t स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस h2 का क्यूब। सॉल्व करने पर दोनों तरफ से t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है कैपिटल R प्लस h2 का क्यूब बराबर है 8 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R प्लस h1 का क्यूब। अब हम दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे। 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो हमें मिलता है कैपिटल R प्लस h2 बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R प्लस h1। ब्रैकेट खोलने पर ये बन जाता है कैपिटल R प्लस h2 बराबर है 2 कैपिटल R प्लस 2h1। जब हम h2 के लिए सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर मिलता है h2 बराबर है कैपिटल R प्लस 2h1। नतीजा फाइनल आंसर। इसलिए दूसरे सैटेलाइट की हाइट कैपिटल R प्लस 2h1 होगी।